नमस्कार दोस्तों, थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कुचामन सिटी नागौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमने जेड सिलेबस की जो सीरीज चला रखी है पढ़ने की, उसमें आज हम एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपको काफ़ी समझ आएगी और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें काफ़ी रोगों के बारे में बताया गया है। तो इस टॉपिक को मैं दावे से कह सकता हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आप ध्यान दीजिए पढ़िएगा। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंचे। साथ ही वीडियोस को आप शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए और आप चाहे तो हमारे थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मात्र बहुत कम फीस में 1499 रुपये में जेट का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। और साथ ही जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र 1099 रुपये में सुपरवाइजर का जो सिलेबस है वो अवेलेबल है। ठीक है, जो बच्चे अगर ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं हमारे पास तो उनके लिए ऑनलाइन है वो सिलेबस कंप्लीट, चाहे से वो सुपरवाइजर का हो चाहे से वो जेट का हो, वो ऑनलाइन सिलेबस बिल्कुल फ्री होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री होगा। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ऐप डाउनलोड कीजिए और एडमिशन लेने के लिए आप लोग जो नंबर है 84 32 86 34 29, ठीक है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे सर डायरेक्टर सर है महेश जी, उनसे आप बात कीजिए और जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए। देखिए, इसी के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं मानव जनन। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी ने यौन शिक्षा को ऐड किया है ताकि जो गलतियां होती है, ठीक है, बच्चों से वो गलतियां ना करें, सावधान रहे और किसी प्रकार जो एसटीडीज होती है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनसे कैसे बचा जाए, इन सभी बातों को बताते हुए इन चैप्टर्स को अपने अध्याय में जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। देखिए यहां पर अपने पास आता है शब्द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, इसे हम कहते हैं प्रजनन। क्या होता है प्रजनन? देखिए यूं कह सकते हैं प्रत्येक जीव जो होता है ना अपने वंश या जाति को आगे बढ़ाने हेतु संतानोत्पत्ति करता है। ठीक है, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। तो यूं कह सकते हैं जीवों द्वारा वंश या जाति को आगे बढ़ाने हेतु संतानोत्पत्ति करना प्रजनन या जनन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं ह्यूमन की। अगर हम मानव की बात करते हैं तो देखिए मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, साथ ही इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्लियर है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है
कि नर और जो मादा होती है दोनों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अर्थात जननांगों के आधार पर नर अलग होता है और मादा अलग होती है, इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कंसल्ट करें तो यूं कह सकते हैं कि लैंगिक द्विरूपता लैंगिक द्विरूपता अर्थात जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा की पहचान करना लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम कंसल्ट करें तो यूं कह सकते हैं भाई ऐसे कौन से लैंगिक लक्षण हैं जिनके आधार पर हम नर और मादा जंतु की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम उन्हीं लक्षणों के बारे में कंसल्ट करते हैं। अगर हम बात करें इधर नर की तो इधर आ जाएगी मादा। तो नर के अंदर क्या होता है, नंबर 1 पे हम बात करें वृषण कोश की उपस्थिति होती है। जी हां, वृषण कोश की उपस्थिति अर्थात यूं कह सकते हैं नर में वृषण पाए जाते हैं, जबकि मादा में क्या हो जाएगा, अंडाशय की उपस्थिति। मोस्टली यही लक्षण है जिसे देखकर हम नर और मादा जंतु की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे अगर बात करें नर में तो हम यूं कह सकते हैं कि जो नर होता है उसके शरीर पर दाढ़ी मूंछ और बाल होते हैं। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं शरीर पर बाल व चेहरे पर दाढ़ी मूंछ पाई जाती है। ठीक है, जबकि अगर मादा की बात करें तो यूं कह सकते हैं शरीर पर बालों की तो कमी होगी, वह दाढ़ी मूंछ अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट यू कह सकते हैं नंबर 3 पे स्तन ग्रंथियां अवशेषी, जबकि इधर क्या रहेगी, विकसित व शिशु को स्तनपान करवाया जाता है, बच्चे को दूध पिलाया जाता है। नंबर 4 पे बात करें तो यूं कह सकते हैं कि आवाज का भारी होना। ठीक है, जबकि मादा में क्या होगा, हल्की या तीखी आवाज होती है। ठीक है, हल्की या तीखी आवाज होती है मादा की। तो इन लक्षणों के आधार पे क्या कर सकते हैं, नर और मादा जंतु की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना बेटा कि आवाज जो होती है ना, उस आवाज पे मत चले जाना, क्योंकि कई बार बच्चे क्लास में कह देते हैं कि सर आवाज तो कई बार मादा की भी भारी होती है। तो बेटा होती है, नर की पतली होती है, औरतों की तरह आदमी की, आदमी की तरह औरतों की आवाज होती। वो एक हार्मोनल क्या होता है, डिसऑर्डर होता है कि रोग होता है उनको, इस कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है,
क्लियर। तो ये हो गया अपने यूं कह सकते हैं लैंगिक द्विरूपता के बारे में, जिसके आधार पर नर और मादा जंतु की पहचान कर ली जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम कंसल्ट करेंगे यहां पर नर जननांग की। ठीक है, तो देखिए नर जननांग की बात करें तो नर जननांग में देखिए यूं कह सकते हैं, इसको डिवाइड किया गया नंबर 1 प्राथमिक जनद, तो प्राथमिक जनद में दिया गया है वृषण। ओके, नंबर 2 पे दिया गया है द्वितीयक या सहायक अंग। द्वितीयक या सहायक अंगों में बेटा आ जाता है नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं वृषण कोश। नंबर 2 अधिवृषण। नंबर 3 शुक्रवाहिनी। नंबर 4 शुक्राशय। 5 स्खलन नली। नंबर 6 पेनिस, जिसको शीशन कहा जाता है। ये सारे भाग जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो हम ले लेते हैं जनन ग्रंथि। तो देखिए नर में 2 जनन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, एक को तो बोलते हम प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी होती है यहां पर काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि को हम बल्बो यूरिथ्रन ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब अपने यहां पर क्या होता है कि इनसे रिलेटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रन ग्रंथि होते हैं ना, इनके द्वारा फिर इनसे स्रावित जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हम आगे। नर जननांग है, उसके बारे में कंसल्ट कर रहे थे हम। तो देखिए नर जननांग है, नर जननांग की आपके सामने स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नर जननांग की स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो देखिए यहां पर कुछ ही नाम लिखे हुए हैं, मैं नाम पूरे लिख देता हूं। देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको यहां पर, ओके, ये जो भाग होता है ओके, यहां पर ये जो भाग है इसको हम कहते हैं वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वृषण कहते हैं। नेक्स्ट, वृषण के ऊपर क्या होता है, खोल पाया जाता है, जिसको हम यूं कह सकते हैं वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूं कह सकते हैं कि ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कहलाती है शुक्र वाहिनी होती है। नेक्स्ट, ये जो भाग है इसको कहते हैं हम शीशन या पेनिस कहते हैं। नेक्स्ट, ये यहां पर होती है मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट, ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको दोनों के दोनों ये वाले, ठीक है, इन पार्ट्स को हम कहते हैं यहां पर
शुक्राशय कहते हैं। और नीचे यूरिनरी ब्लड दिया हुआ, देखो ब्लैडर दिया हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना ये है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय है। ठीक है, यहां पर ये वाली जो ग्रंथि दिख रही है आपको ये होती है प्रोस्टेट। ओके, नेक्स्ट यू कह सकते हैं यहां पर ग्रंथि पाई जाती है, इसी के नीचे इसको बोलते हैं हम काउपर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है एपिडाइडाइमिस यानी अधिवृषण कहलाता है। ठीक है, तो ये एक यू कह सकते हैं नरजननांग होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब पढ़ते हैं कि नरजननांग की जो स्ट्रक्चर, उसमें जो अंग होते हैं उन अंगों के बारे में हम कंसल्ट करते हैं। तो देखिए कंसल्ट करते हैं अंगों के बारे में, तो नंबर 1 पे आ जाता है वृषण। वृषण की बात करें तो यूं कह सकते हैं नर जो होता है, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के नीचे एक थैली में से फोता या फिर कहते हैं वृषण कोष कहते हैं, उनमें स्थित होते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है ना वो शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नर के वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष में स्थित होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वे क्या होते हैं एक थैली या फोता में स्थित होते हैं। देखिए कह सकते हैं वृषण ये हो गए एक जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो देखिए लंबाई होती है लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है और चौड़ाई जो होती है ना लगभग 3.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो यूं कह सकते हैं आकार, तो देखिए इनका आकार जो होता है ना वो होता है अंडाकार। ठीक है, नेक्स्ट उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से उत्पत्ति। तो उत्पत्ति होती है बेटा इनकी भ्रूणीय प्रवस्था में मीजोडर्म से यानी मध्य स्तर से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उपस्थिति की, भाई वृषण कोष वृषण कहां स्थित होते हैं, तो देखिए 2 बातें लागू होगी यहां पर। कंडीशन ये होती है कि बच्चा किस स्टेज में कहां पर है। तो अगर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था की, तो भ्रूणीय अवस्था में होता है कह सकते हैं वक्षण नाल होती है, वक्षण नाल में। कब? जब बच्चा मादा के गर्भ में होगा तब जो वृषण होते हैं वक्षण नाल में होते हैं। और हम बात करें अगर जन्म के पश्चात, तो जन्म के पश्चात हो जाएगा वृषण कोश में। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर वक्षण नाल क्या होती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हम यूं कह सकते हैं ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर एक बार मान लेते हैं कि हमारा शरीर है। शरीर में यहां पर क्या होता है कि जननांग होता है। ओके, तो ये वृषण होते हैं यहां पर। साथ ही कह सकते हैं यहां पर अपना क्या होता है नर का जननांग होता है। अब इस जगह उदर गुहा में यहां पर क्या होती है 2 वाहिनियां होती है, फिर वाहिकाएं होती हैं जिनका संबंध सीधा किससे होता है वृषण कोष से होता है। इन्हीं को बोलते हैं हम वक्षण नाल। वृषण भ्रूणावस्था में यहां पर होते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहां पर स्थित होते हैं, जैसे जन्म लेता है तो वृषण नीचे की ओर उतर जाते हैं और ये वक्षण नाल जो होती है ना यहां से परमानेंटली हमेशा के लिए क्या होती है बंदे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे कंसल्ट करते हैं हम कि जन्म के पश्चात वृषण कोष में आ जाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कंसल्ट करते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि वृषण जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष में
गुबेरेनुकुलम तंतु व क्रिमेस्टर पेशियों की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा होता है? गुबेरेनुकुलम तंतु और क्रिमेस्टर पेशियां। क्रिमेस्टर पेशियों कहते हैं, वृषणोत्कर्ष पेशियां कहते हैं। नेक्स्ट, इनका कार्य, किनका? इन तंतुओं का और पेशियों का ताप नियमन करना होता है। क्या करना होगा? ताप नियमन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूं कह सकते हैं टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? तो यूं कह सकते हैं हम शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। ठीक है, तो देखिए यही कारण होता है कि गर्मियों के दौरान जो वृषण जो होते हैं ना, ठीक है, वो उदर गुहा से या फिर कह सकते हैं कि जो क्रिमेस्टर पेशियों के माध्यम से शरीर से थोड़े क्या होते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है, ये देह गुहा में यानी कहते हैं शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि शुक्राणुओं के ताप के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए ताप का एडजस्टमेंट होना जरूरी होता रहता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? ये सारा एडजस्टमेंट करते हैं गुबेरेनुकुलम तंतु और क्रिमेस्टर पेशियां। क्रिमेस्टर पेशियां तो क्या करती है? संकुचन और शिथिलन में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि गुबेरेनुकुलम तंतु होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं? रेगुलेट करते रहते हैं, उसका नियमन करते रहते हैं। तो ये हो गया, अपने कह सकते हैं कि वृषण का जो काम होता है वो। अब क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है वृषण में, शुक्राणु निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथि की भांति कार्य करता है। किसकी भांति काम करता है? ये ग्रंथि की भांति कार्य करता है। कौन? टेस्टेज, यानी वृषण जो होगा वो ग्रंथि की भांति कार्य करता है। और मुख्य हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण करता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो कि द्वितीय के लैंगिक गौण लक्षण उत्पन्न करता है। दाढ़ी मूंछ का निकलना हो गया, आवाज का भारी होना हो गया, आदि जो लक्षण होते हैं ना, वो उसी हार्मोन के कारण होते हैं। उसको हम कह सकते हैं कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और आपको यही शब्द याद रखना है कि नर के वृषणों द्वारा स्त्रावित हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, उसमें से स्त्रावित होता है, फिर उसमें से निकलता रहता है। ये वृषण के किस भाग से निकलेगा वो आगे हम कंसल्ट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। कुछ इस प्रकार से क्या होता है वृषण की संरचना होती है। ठीक है, देखिए यूं कह सकते हैं कि इसका जो बाह्य भाग होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं हम ट्यूनिका वजाइनलस। ठीक है, नेक्स्ट ये जो भाग होता है ये कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है ना, वो क्या करता है? अंतर्लित होकर छोटे छोटे कपाटों का निर्माण करता है। इन कपाटों को हम कहते हैं रेटा टेस्टिस, यानी अपवाही वृषण कहते हैं।
अपवाही वृषण से क्या होता है, प्रत्येक अपवाही वृषण से लगभग 10 से 12 नलिकाएं निकलती है 3 या 4 के जोड़े में, जिन्हें हम कहते हैं रेता नलिका या शुक्रजनन नलिका। क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिका कहते हैं। ये शुक्रजनन नलिका जो होती है ना, वो यूं कह सकते हैं वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ ही जाता है कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या होगी, शुक्रजनन नलिका होगी। क्लियर। नेक्स्ट, सारी शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है कि गुच्छा बना लेती है ऊपर जाकर, ठीक है। ये जो गुच्छा होता है इसको बोलते हैं हम अधिवृषण। ये अधिवृषण जो होता है ना, ये 3 भाग बनाता है। 3 भाग क्या क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण, पुच्छ अधिवृषण। रियल में संरचना क्या होती है, सामने नहीं होती, इसके पीछे की ओर होती है, बट आपको शो करने के लिए सामने की ओर बनाया गया है। नेक्स्ट, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं वास डिफरेंस, यानी शुक्र वाहिनी होती है जो शुक्राशय में जाकर जुड़ जाती है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए, यूं कह सकते हैं कि ट्यूनिका एल्बुजेनिया जो होता है ना, वो क्या करता है, अपवाही वृषणों का निर्माण करता है। इनकी संख्या जो होती है ना, वो होती है 250 से 350 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 250 से 300 या फिर भी कह सकते हैं 350 तक नलिकाएं बताई गई है, या आप यूं भी कह सकते हो ये अपवाही वृषण बताए गए जिनमें लगभग 1000 तक नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने यूं कह सकते हैं वृषण की आंतरिक संरचना। अब यहाँ की जो बातें थी मैंने आपको बता दी, अब थोड़ा क्या करेंगे, इसको इंटरनली कुछ टॉपिक्स है उनके बारे में कंसल्ट करते हैं। देखिए, मोस्टली अपने पास बात आती है किसकी, शुक्रजनन नलिकाओं की, कि क्या कारण है कि इन्हें वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो क्यों ना हम इसी के बारे में कंसल्ट करते हैं, फिर बाद में अधिवृषण, ये तो सारी बातें चलेगी अपने वापस। तो देखिए, आगे कंसल्ट करते हैं हम। ये हम संरचना बना रहे हैं बेटा, यहां पर ये संरचना हो गई अपने शुक्रजनन नलिका की। ठीक है, अब शुक्रजनन नलिका के अंदर ये स्ट्रक्चर जो चल रही है, इसमें देखिए कुछ कोशिकाएं मैं बड़ी बना देता हूं और बाकी कोशिकाओं को मैं बनाऊंगा छोटी। देखिए, ये शुक्रजनन नलिका की संरचना है। तो यहां पर देखिए, आपको येलो कलर में जो सेल्स दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं पीजीसी, यानी
जनन उपकला उत्तक की कोशिकाएं। क्या है ये? जनन उपकला उत्तक है। अब क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जननांगों में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, किस उत्तक की होती है। तो यूं कहना आपको घनाकार उपकला उत्तक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट, यहां पर ये ग्रीन कलर की बड़ी सेल दिख रही है, उसको बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका। कौन सी बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एरिनस सर्टोली को। किसको जाता है? एरिनस सर्टोली को इसकी खोज का श्रेय जाता है। नेक्स्ट यू कह सकते हैं, यहां पर देखिए ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं हम लीडिंग या अंतराली कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट इनके कार्य भी करेंगे हम। ये जो व्हाइट कलर की संरचना दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम शुक्राणु, और ये जो व्हाइट कलर की छोटी संरचना दिख रही है इनको बोलते हैं हम शुक्राणु पूर्वी। ठीक है, देखिए सर्टोली कोशिका के बारे में एरिनस सर्टोली ने बताया, और इसके काम क्या होता है? शुक्राणु को नंबर 1 को या का, ठीक है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। नंबर 2 सहारा प्रदान करना। नंबर 3 शुक्राणु का भक्षण करना। ये इसके कार्य होते हैं। अगर मैं बात करूं अंतराली कोशिका की, तो अंतराली कोशिका होती है वो क्या करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करती है, जिसमें क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो कि लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से यही बातें पूछी जा सकती है। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना बेटा, ये कौन सा है? ये एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियम भी कह सकते हैं इसे। उपकला उत्तक की कोशिकाएं होती है जो जननांगों में पाई जाती है और युग्मकों का निर्माण करती है। तो अब समझ गए होंगे आपको कि क्यों शुक्रजन नलिका को वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता। ये सभी कारण होते हैं, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे कंसल्ट करते हैं। अब हम वृषण हो गया, वृषण के बाद में आता आपका वृषण कोश। तो देखिए वृषण कोश के बारे में हम बात करें अगर, तो वृषण कोश के लिए हम कह सकते हैं ये एक थैलेनुमा रचना होती है जिसमें वृषण पाए जाते हैं। देखो यूं कह सकते हैं थैलेनुमा भाग, जिसमें वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, त्वचा का यूं कह सकते हैं आवरण होता है जिसमें रोम ग्रंथियां पाई जाती है। यौनारंभ के साथ नर में क्या होता है? इन पर रोम विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम अधिवृषण, ये रहा अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण है तो देखिए इसका काम क्या होता है, यानी यूं कह सकते हैं शुक्राणु को योग्यता अर्जन प्रदान करना, वो भी किसमें? निम्न श्रेणी के जीवों में। ह्यूमन बींग्स में या अपर कैटेगरी में नहीं, निम्न श्रेणी के जीवों में अधिवृषण शुक्राणु को योग्यता अर्जन प्रदान करता है। जबकि जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं उनमें कौन प्रदान करेगा?
FT यानी अंड वाहिनी या मादा की डिंब वाहिनी होती है जो शुक्राणु को योग्यतार्जन प्रदान करती है। और योग्यतार्जन का मतलब क्या होता है? योग्यतार्जन का मतलब होता है निषेचन हेतु शुक्राणु को मार्ग या गति प्रदान करना। ठीक है। अधिवृषण होता है, उसके 3 भाग होते हैं। अधिवृषण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। शीर्ष, मध्य और पुच्छ अधिवृषण। ठीक है, ये तीनों भाग मिलकर अधिवृषण को बनाते हैं। इसके बाद में आता है आपके शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं यूं कह सकता हूं, नर में एक जोड़ी शुक्र वाहिनी पाई जाती है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक शुक्र वाहिनी की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अपनी अपनी तरफ की स्ट्रक्चर में देखिएगा, अपनी अपनी तरफ की जो मूत्र वाहिनियां होती है उन मूत्र वाहिनियों से फंदा बनाकर शुक्राशय में आकर खुलती है। ठीक है, अपनी अपनी तरफ की क्या होती है? मूत्र वाहिनियों से फंदा बनाकर और शुक्राशय में आकर खुलती है। इसका आंतरिक स्तर जो होता है ना, वो होता है कौन सा? रोमाभि उपकला उत्तक। कौन सा होता है? रोमाभि उपकला उत्तक का होता है, ताकि वृषण में बनने वाले शुक्राणु इनके माध्यम से शुक्राशय में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, शुक्र वाहिनी के बाद में आता है अपने शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय के लिए बेटा हम कह सकते हैं कि एक ग्रंथि की भांति कार्य करता है। क्या करता है? यह है ग्रंथि की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा लगभग 60 से 70% सेमिनल द्रव का स्त्रवण किया जाता है। ठीक है, और यही सेमिनल जो द्रव होता है ना, ये वीर्य यानी सीमन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, इसमें फ्रुक्टोज, सेमिनोजेलिन, साइट्रिक एसिड आदि पाए जाते हैं। यह क्या करता है? शुक्राणुओं को संग्रहित करता है। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान रखना कि जो फ्रुक्टोज होता है ना, ये फ्रुक्टोज यूं कह सकते हैं हम कि फ्रुक्टोज जो होता है ये एकमात्र ह्यूमन यानी यूं कह सकते हो नर होता है मानव में, या फिर जंतु जो होते हैं ना, उन जंतुओं के शरीर से केवल और केवल सीमन के साथ बाहर निकलता है। इसके अलावा और कोई इसका कोई सोर्स नहीं है बाहर निकलने का। और जितने भी कह सकते हैं कि जो सीमन टेस्ट होता है, रेपिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनका जो सीमन टेस्ट किया जाता है उसमें फ्रक्टोज को ही देखा जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसा यूं कह सकते हैं घटक है जो सीमन के माध्यम से शरीर के बाहर त्यागा जाता है। और जब शुक्राणुओं का क्या होता है, संग्रहण होता है, कहां पर, शुक्राशय में, तो यहां पर सेमिनोजेलिन जो होती है ना, ठीक है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ओके, तो ये हो गया अपने शुक्राशय। अब बात करते हैं हम शुक्राशय के आगे स्खलन नलिका की। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बार बार बन रही है अपने, तो यहां पर जो संरचना होती है, क्योंकि यहां पर इस तरह तो ये संरचना बनाई थी ना हमने, ये आपने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें यही तो थी स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये जो नलिका है छोटी सी, इसको बोलते हैं स्खलन नली। ये नलिका क्या करती है, कपलेशन के दौरान यानी मैथुन या संभोग के दौरान जो सीमन होता है उसका स्खलन करने का कार्य करती है। इसके बाद में आता है आपके पेनिस। तो पेनिस होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं इसे सीशन कहते हैं, और नरजननांग का वह भाग होता है जिसके माध्यम से स्पर्म्स यानी यूं कह सकते हैं वीर्य को मादा की योनि में त्यागा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रोस्टेटीय, पेशीय और शीशन मुंड। अर्थात एक तो ये भाग होता है, दूसरा ये भाग होता है, और तीसरा ये वाला भाग होता है। तो देखिए यहां पर इस तरह से होता है पेनिस, ठीक है। तो इस पेनिस का ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं हम शीशन मुंड कहते हैं। यहां पर प्रोप्यूस, ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, प्रोप्यूस, हिंदी में लिख देता हूं मैं, प्रोप्यूस झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। ये झिल्ली क्या करती है कि जो अति संवेदनशील भाग होता है शीशन मुंड, उसको ढके हुए रहती है। कभी कभी यहां पर क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण के दौरान क्या होता है कि इस झिल्ली को यहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। और एक विशेष समुदाय में क्या होता है, इसको खतना कहा जाता है। ओके, इसको यहां से क्या होता है, इस भाग को काट कर निकाल दिया जाता है, वो एक उनका रीति रिवाज होता है, ठीक है। पेशीय भाग होता है, ये लगभग यूं कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, जिसमें इरेक्टाइल पेशियां पाई जाती है, यानी उत्थापनशील पेशियां पाई जाती है, और इनमें रक्त कोटर पाए जाते हैं। मैथुन के दौरान इन रक्त कोटरों में रक्त भर जाता है, और जो पेनिस होता है ना, वो यूं कह सकते हैं इरेक्टाइल फेज में आ जाता है, यानी इरेक्टाइल पोजीशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोस्टेट ये भाग होता है जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। तो लो जी, ये हो गए अपने यूं कह सकते हैं कि नर जननांग थे उसके भाग। आगे अगर हम कंसल्ट करें तो यूं कह सकते हैं अब जनन ग्रंथियों के बारे में बात करते हुए आज इस टॉपिक को यहीं हम विराम देंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं हम जनन ग्रंथियों के बारे में। तो बेटा जनन ग्रंथियां जो आएगी ना, उनमें नंबर 1 पे आ जाती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि को कहते हैं अनियमित आकार की ग्रंथि होती है, सिंगाड़े की आकार की ग्रंथि होती है। क्या होती है, सिंगाड़े की आकार की ग्रंथि होती है, और लगभग यूं कह सकते हैं 30% सेमन का यानी वीर्य का स्त्रवण करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे ले लेते हैं हम काउपर ग्रंथि। तो यूं कह सकते हैं यह कंदमूल ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, कंदमूल ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट, इसके द्वारा
क्षारीय पदार्थ की 2-3 बूंदें स्रावित की जाती है। पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। तो क्षारीय पदार्थ क्या करता है? ये क्या करेगा? नर के मूत्र मार्ग की और मादा की योनि की अम्लता को नष्ट करेगा ताकि शुक्राणुओं का परिवहन हो सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर यूं कह सकते हैं, ये आज का टॉपिक था अपना नर जननांग जो समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में।